1-2 साल सेल्फ स्टडी से कोशिश किया सीजीएल निकालने के लिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था। और इंग्लिश के लिए मैं स्पेशल सर को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि प्री में मेरे मार्क्स केवल 20 थे और मेंस में हमने 101 स्कोर किया। वो सर की वजह से ही हो पाया। और क्योंकि आप जानते ही हैं कि दिसंबर में प्री हुआ था, फिर मार्च फर्स्ट में ही मेंस हो गया। बहुत कम समय में अगर इतना इम्प्रूवमेंट आया तो केवल सर की वजह से ही आया है। लगता था शुरू में एसएससी का, क्योंकि मुझे लगता था कि बहुत टफ एग्ज़ाम होगा, क्योंकि मैं उतना शुरू में पढ़ने में उतना अच्छा नहीं रहा हूँ। लेकिन सर के गाइडेंस के में आने के बाद जो है मैं मेहनत किया, और सर ने जिस तरीके से मार्गदर्शन किया मेरा, वो बहुत ही प्रेरणा स्रोत रहा मेरे लिए। हेलो एवरीवन, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरा नाम दिव्यांश उपाध्याय है और द टॉपर सर्कल्स के जो 4 सब्जेक्ट के 4 टीचर्स हैं उसमें से मैं एक हूँ जो आपको जीएस पढ़ाते हैं, ठीक है। और मेरे साथ 3 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो आप ही के बीच से, हमारे ही संस्थान से सेलेक्ट होकर के आज सीजीएल क्वालिफाई किए हैं और सीपीओएसआई भी क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। तो इनका इंट्रोडक्शन इनसे जानेंगे, इनसे पता करेंगे कि ये कैसे तैयारी करे थे। इनके बात करने से, इनके अपनी चीज़ों को बताने से आपको ये बेहतर तरीके से पता चलेगा कि आपको प्रिपरेशन करनी कैसे है। आप समझ जाएंगे उस चीज़ को कि आपके अंदर कहाँ पे दिक्कत हो रही थी, और अगर कुछ और बेहतर हो सकता है कुछ नया जानने को मिले, तो वो सब हम इनसे जानेंगे जो इस दौर से गुजर चुके हैं और जिन्होंने अपना सिलेक्शन हासिल कर लिया है। तो स्वागत करते हैं, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम स्वागत करते हैं विनय जी का, अविनाश जी का और राज जी का, ठीक है। तो शुरू करते हैं विनय जी से। थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम विनय कुमार सिंह है। मेरा सीपीओएसआई में सिलेक्शन हुआ है 2022 के द्वारा, और मैं ग्रेजुएशन किया हूँ बीएससी कानपुर यूनिवर्सिटी से। और आगे आप लीजिए। मेरा नाम अवनीश मौर्य है। मेरी बेसिक एजुकेशन जो है बेसिकली गांव से ही हुई है, और यही वजह रही कि मैथमेटिक्स और चीज़ें अच्छी रही, बस इंग्लिश में वीकनेस थी। और जैसे ही सर के पास आए वो भी धीरे धीरे दूर हो गई, और फाइनली जो है सीजीएल 2022 में पीएसए के पोस्ट पे चयन हुआ। और इंग्लिश के लिए मैं स्पेशल सर को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि प्री में मेरे मार्क्स केवल 20 थे और मेंस में हमने 101 स्कोर किया। वो सर की वजह से ही हो पाया। और क्योंकि आप जानते ही हैं कि दिसंबर में प्री हुआ था, फिर मार्च फर्स्ट में ही मेंस हो गया। बहुत कम समय में अगर इतना इम्प्रूवमेंट आया तो केवल सर की वजह से ही आया है। और आगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार मौर्य है। मैं आपके ही बीच से आया हुआ एक साधारण सा लड़का हूँ, एक साधारण से गांव से। मेरी जो प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई है वो गांव से ही हुई है। मैं भी आपकी तरह एक यूपी बोर्ड का छात्र रहा हूँ, और इलाहाबाद मैंने 2013 में कदम रखा। यहाँ से मेरी ग्रेजुएशन हुई है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। मैंने बीएससी किया। उसके बाद 1-2 साल सेल्फ स्टडी से कोशिश किया सीजीएल निकालने के लिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैंने मेंस भी बहुत दिया सीजीएल का। अटेम्प्ट बार बार हुए, और फाइनली सीएचएसएल 2021 आया, और मैंने एक कह सकते हैं एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ का, और फाइनली सिलेक्ट हुआ हूँ। और बाकी अभी और डिटेल में मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं विनय की क्या जर्नी रही है। मैंने भी जो है सूरत की जो मेरी पढ़ाई रही है, प्रारंभिक पढ़ाई जो है मैंने प्राइमरी स्कूल से पढ़ा है। यूपी बोर्ड से मैं पढ़ा हूँ सरकारी स्कूल में 12 तक। उसके बाद मैंने बीएससी किया है कानपुर यूनिवर्सिटी से, वो भी कॉलेज है वहाँ पे। तो और बाकी मैं इलाहाबाद आया था 2014 में। उसके बाद से मैं शुरुआत में एसएससी के बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं था, और कई सालों तक मैं इलाहाबाद में बस कभी कंप्यूटर तो कभी कुछ और ऐसे तैयारियाँ कर रहा था, और ऐसे ही समय मेरा निकलता रहा। कई साल बिताने के बाद मेरा सरकार सर से मुलाकात हुई, और उसके बाद फिर जो है धीरे धीरे मैं एसएससी के बारे में मैं जो है मुझे ज्ञान हुआ। फिर उसके बाद मुझे डर लगता था शुरू में एसएससी का, क्योंकि मुझे लगता था कि बहुत टफ एग्ज़ाम होगा, क्योंकि मैं उतना शुरू में पढ़ने में उतना अच्छा नहीं रहा हूँ। लेकिन सर के गाइडेंस के में आने के बाद जो है मैं मेहनत किया, और सर ने जिस तरीके से मार्गदर्शन किया मेरा, वो बहुत ही प्रेरणा स्रोत रहा मेरे लिए। और मैं बस लगातार सतत सर के कहने का अनुसार मैंने काम करता रहा, और मुझे ये सफलता मिली। इसके लिए सर का बहुत सारा थैंक यू।
और मैंने और बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हुए हैं। सीजल का भी मेंस मैंने 2 बार दे चुका हूँ और उसमें मैं सफलता नहीं मिली। इस बार भी दूँगा, अक्टूबर में जो पेपर होगा। और बाकी बहुत सारे एग्ज़ाम CSL, MTS सभी में मैंने प्री मेंस सब दिया है, बट सफलताएँ नहीं मिली हैं। ये मेरा पहला सिलेक्शन है CPO SI में, CRPF मुझे मिला हुआ है। और जो है बाकी बातें करें, कुछ और बात बताएँगे पहले और दोस्तों से बात करते हैं। जी। मैंने भी अपनी बेसिक एजुकेशन जो है यूपी बोर्ड से ही, हिंदी मीडियम से ही किया है। तो यूपी बोर्ड में जो कि लगभग बच्चों के साथ दिक्कत होती है वो इंग्लिश में ही होती है। बाकी रीजनिंग, मैथ्स उनकी ज़्यादातर बच्चों की अच्छी ही होती है। तो हमारा भी बैकग्राउंड इंटरमीडिएट तक हमने मैथमेटिक्स से किया, उसके बाद हमने BA किया ग्रेजुएशन में, और वो भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से। और इसके बाद इलाहाबाद आए। यहाँ पर जो है मैं शुरू में सिविल की तैयारी कर रहा था, और यही वजह रही कि मेरा GS अच्छा था, जो सीजल में सिलेक्शन की एक बड़ी वजह बनी। और दिक्कत सिर्फ इंग्लिश में थी, मैथ भी बेसिक सही था, तो केवल प्रैक्टिस की ज़रूरत थी। और जब मैथ अच्छी होती है तो रीजनिंग ऑटोमेटिक सही हो जाती है प्रैक्टिस करने से। अब रही जो कमी थी इंग्लिश को, वो सर के साथ जुड़ने से सही हुई। मैं एक अपना तो बहुत कम समय में जो इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आया उसकी वजह आपको बताऊंगा। सर से मैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद जुड़ा। सर का बैच जो मैं ज्वाइन किया प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद, और 3 दिसंबर से 13 दिसंबर तक 2022 में प्री के एग्ज़ाम हुए। और उसके बाद जो है रिजल्ट तो करीब 20 फरवरी को आया, लेकिन आंसर की से अंदाज़ा लग गया था कि मेंस हम लोग देने जा रहे हैं। और मार्च फर्स्ट वीक में 3 मार्च से मेंस भी स्टार्ट हुए। आप देख सकते हैं कि 2 से ढाई महीने का समय रहा। इन 2-2.5 महीनों में इंग्लिश में जो इम्प्रूवमेंट हुआ, जिसकी वजह से सिलेक्शन हो पाया, वो सिर्फ इसी वजह से कि सर ने मेहनत करवाई और हम लोगों ने मेहनत किया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आप की बैकग्राउंड हिंदी मीडियम से है तो ऐसा नहीं है कि आप सिलेक्शन नहीं ले सकते सीजीएल में। और वेटेज क्योंकि इंग्लिश की ज़्यादा है, इसलिए इंग्लिश पे मेहनत करनी पड़ेगी सबसे ज़्यादा। और रही बात आगे की स्ट्रेटजी की, आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि आप हम लोगों से क्या सीखें। तो हमारी सलाह यही रहेगी कि आप अगर एसएससी की तरफ आना चाहते हैं तो सबसे पहले इंग्लिश कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज है उसका। 45 क्वेश्चन है 135 नंबर के, वो आपके मतलब निर्णायक भूमिका निभाएगी आपके सिलेक्शन में। और जब आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी तो आप इंग्लिश जीएस भी इंग्लिश में ही पढ़ें, इससे इंग्लिश और भी इम्प्रूव हो जाएगी। और साथ साथ एक सब्जेक्ट इंग्लिश ज्वाइन कीजिए, उसके साथ साथ आप जीएस पढ़ते रहिए। जब एक सब्जेक्ट खत्म हो तब आप दूसरा सब्जेक्ट ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सिलेबस बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी और इंग्लिश को आपको समय देना पड़ेगा। लैंग्वेज को आप एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं, बल्कि समय उसके साथ जितना सा ज़्यादा समय बिताएंगे उसको आप पढ़िए, सुनिए इंग्लिश को, वो आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट हो जाएगी। और हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं जो यूपी बोर्ड के हैं, उनकी सिलेक्शन ना हो पाने के पीछे की वजह जो है इंग्लिश ही है बेसिकली सर। और अगर वो इम्प्रूव हो गई तो बाकी मैथ रीजनिंग तो कर ही ले जाते हैं, बाकी जीएस भी मैनेज हो जाता है, तो सिलेक्शन के और करीब पहुंच सकते हैं हम लोग। और सीजीएल में सर ये मेरा पहला प्रयास था। इसके पहले मैं सिविल की तैयारी कर रहा था, वहाँ जब सफलता नहीं मिली तो मैंने यहाँ किया और पहले प्रयास में सफलता मिली। अवनीश ने बहुत अच्छी तरीके से बताया। अवनीश मेरे पार्टनर भी हैं और साथ ही साथ मेरा छोटा भाई भी, जो उसका भी सीजीएल 2022 में पीएस से मिला है। इसके पहले हिमांशु मौर्य नाम है उसका, आपने इंटरव्यू देख रखा होगा। तो हम तीनों साथ में रह रहे थे 2 महीने। मैं तो मेरा लास्ट के 3 साल मैंने घर पे बिताए हैं और सिलेक्शन मैंने घर से लिया। ऐसा भी नहीं है कि मैंने सर से कोचिंग नहीं किया था, सर उसके पहले मैं कोचिंग कर रखा था सर से। और जब फाइनल मुझे मेंस देना हुआ तो मैं लास्ट के 2 महीने इनके साथ बिताया हूँ। और इनकी मेहनत जो थी मैंने देखा, चूँकि अवनीश ने बताया कि ये सिविल की तैयारी कर रहे थे, तो इनको पता था कि मुझसे जीएस हो जाएगा। और इनकी मेन प्रॉब्लम थी इंग्लिश की। और हम लोग जब पढ़ने बैठते थे तो सर का कोर्स था, इन्होंने ले रखा था, हिमांशु ने ले रखा था, लेकिन उसके बावजूद एक ही टाइम पे एक वीडियो चलता था और तीनों बैठ के वो चीज़ें हम देखते थे, उसके बाद डिस्कस करते थे। तो जो अंदर की बात ये है कि आप जब तक अपने आसपास के सराउंडिंग में पढ़ाई का माहौल नहीं बनाएंगे तब तक आप पढ़ाई से नहीं जुड़ सकते हैं। और अगर हम इलाहाबाद या किसी भी शहर की बात करें जहाँ पे आप इस समय रह रहे हैं, किसी लॉज में, मैक्सिमम लड़के जो हैं वो लॉज में ही रहते हैं, तो अपने सराउंडिंग में देखें कि आपके आसपास के लोग किस तरीके से हैं।
क्या वो पढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं या फिर वो सुबह दाल चावल और शाम को सब्जी रोटी खा के सिर्फ छत पे शाम को जाके बहसबाजी हो रही है। तो आप इन सब से दूर होना सीखें, क्योंकि आपके सिलेक्शन न होने का सबसे बड़ा कारण ये भी एक हो सकता है कि आपको नहीं पता चलता कि आप कब टाइम अपना वेस्ट कर जा रहे हैं। तो इस पर अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप यूपी बोर्ड से हैं, नो डाउट आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। अगर आपके घर वालों ने आपको इतना मौका दिया है इलाहाबाद आने का या जयपुर या दिल्ली कहीं भी किसी भी शहर में, तो आप अपने आप को उनसे ज़्यादा लकी मानिए कि आपने ऐसे माँ बाप पाया है जो आपको बाहर पढ़ने के लिए भेज सक रहे हैं, या उनकी इकॉनमी ऐसी है कि वो आपको भेज पा रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखिए, अब उनके दिए हुए पैसों को ध्यान में रखिए कि कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे वो कमा रहे हैं, कैसे उनका पसीना बह रहा होगा खेतों में, दुकानों पर, जो जिस व्यवसाय में है। मैं भी अपना ग्रेजुएशन जब कंप्लीट किया तो सामने कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था, क्योंकि परसेंटेज मेरे इतने कम थे कि मैं बीएड भी नहीं कर सकता था। और देन उसके बाद मुझे एक ही ऑप्शन लिखा, या तो सिविल और या फिर एसएससी सीजीएल वगैरह। तो सिविल तो मुझे लगा था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि घर वालों के पास इतने पैसे नहीं थे कि इतना वेट कर सकते थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि सिविल कम से कम 4 साल 5 साल या 6 साल जो भी हो सकता था। और सबसे ज़रूरी बात यह है मेरी लाइफ की कि जो मुझे सपोर्ट किया, या हम 3 भाई हैं, हमारे पीछे का जो सपोर्ट रहा है वो हमारे चाचा जी थे। पिताजी ने, माँ ने जन्म दिया, पिताजी ने पाला पोसा और माँ ने पाला पोसा बड़ा किया। लेकिन जो एक 12th के बाद या आपकी जो जर्नी होती है वो बिना पैसे के नहीं हो सकती है। अगर चाचा जी ने हमको फाइनेंशियली सपोर्ट किया, उनकी लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे, लेकिन उन्होंने ये कसम खाया कि हम इन 3 बच्चों को आगे लेके जाएंगे, जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ पे हैं। मेरे बड़े भैया भी जॉब कर रहे हैं, उनका वो सीआईएसएफ में है। छोटा भाई भी अब जॉब में लग गया है। मैं ऑलरेडी पोस्टेड हो चुका हूँ प्रयागराज जंक्शन पे एज अ सॉर्टिंग असिस्टेंट। तो बस यही है कि आप जितना भी सपोर्ट मिल रहा है, जो भी आपको आगे बढ़ाने के लिए इतना मेहनत कर रहा है, उनकी मेहनत को जायज़ ठहराएं, उनके सपनों को पूरा करें, और आसपास का माहौल देख के चलें कि आप किसकी संगत में हैं, किस तरीके से लोगों का व्यवहार है। आप दूर रहें, ज़्यादातर टाइम ऐसे लोगों के साथ बिताएं जो पढ़ने में हो, जो पढ़ने में अच्छे हों, ताकि आपका डिस्कशन बना रहे और आप कंटिन्यू कर सकें अपनी तैयारी को। और नो डाउट आप अच्छे हैं, ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके चलिए, क्योंकि अगर जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक आपको खुद नहीं लगेगा कि मैं ये सिलेक्शन ले सकता हूँ। और तीसरी चीज़ जो मुझे एक नज़र आती है यहाँ के लॉज में, जहाँ भी आप रहते हैं, कि अगर आपको अधिकारी बनना है, कहा जाता है कि ऑफिसर बनने से पहले आपको ऑफिसर जैसा बनना पड़ता है। तो अपने आसपास सफाई रखने की कोशिश करें, और लोगों को भी इस चीज़ के लिए बोलें कि आप इस तरीके से रहें। और जब तक आप वो फील नहीं लेंगे, एक तो इंग्लिश बोलने के लिए कोशिश करें, इंग्लिश बोलने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप इंग्लिश जब नहीं बोलेंगे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। ये मैंने फील किया है कि जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है कि आप आगे बढ़ें, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखें। तो फाइनली सिलेक्शन हो गया है, घर वाले भी खुश हैं, आपके भी घर वाले एक दिन खुश होंगे। लेकिन उसके लिए जितनी चीज़ें हैं, जो सर कहेंगे, बाकी लोग जो सुझाव देंगे, उसको आप फॉलो करें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और आप सब ने बहुत ही अमूल्य जानकारी जो दी है, जिससे कि सबसे ज़रूरी जो बात लगी वो है टाइम मैनेजमेंट का। और अनायास के डिस्कशन में नहीं पढ़ना है, किसी के डिबेट में नहीं पढ़ना है, अपने काम पे ध्यान देते रहना है। साथ ही साथ एक और अच्छी चीज़ जानने को मिली कि साफ़ सफाई को भी मेंटेन करके रखना है। इसके अलावा आपके जर्नी में सारी चीज़ें रहीं और कठिनाइयाँ भी बहुत रही, आप लोगों ने बहुत अथक प्रयास किया है इसके पीछे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे सब्जेक्ट्स में आपको जो जो प्रॉब्लम्स आई, मतलब किसी किसी सब्जेक्ट में होता है कि कभी कभी लगता है कि यार ये इतना बड़ा है, और सही टाइम कितना होता है कि किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कितना टाइम देना चाहिए, आपने कैसे टाइम दिया, कैसे आपने तैयारी शुरू करी, क्या क्या चीज़ों को कितना कितना आपने समय दिया,
ये सारी जानकारी अगर थोड़ा-सा अगर आप साझा करेंगे तो हमारे जो दर्शक हैं उनको बड़ा लाभ होगा उससे। तो विनय जी से हम ये पूछना चाहेंगे। सर मैं जो है शुरू में मेरा इंग्लिश बहुत वीक रहा शुरू से, तो मैं इंग्लिश पर ज़्यादा समय दे रहा था, क्योंकि मैथ्स मेरा थोड़ा बहुत ठीक था, बहुत अच्छा नहीं था, पर थोड़ा बहुत ठीक था। और बाद में फिर यहाँ पे इलाहाबाद में आने के बाद थोड़ा ट्यूशन वगैरह पढ़ाना शुरू करते, दोस्तों के हेल्प मिलने के साथ ट्यूशन वगैरह मिल गया, तो उसमें मैथ्स वगैरह पढ़ाते पढ़ाते क्या हुआ कि अब मैथ्स थोड़ा ठीक हो गया था मेरा, बट इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं हुई थी। तो मैं इंग्लिश में ज़्यादा समय दे रहा था, जैसे कि 2-3 घंटे रीडिंग करना, बाकी वोकैब वगैरह तैयार करने के लिए ब्लैक बुक था, उससे रिवीजन करते थे। और मैं रीडिंग करता था, न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ता था। नॉवल वगैरह पढ़ने की मेरे बहुत शौक है, बट मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, कुछ ही पढ़ पाया हूँ। बाकी मैं और रीजनिंग में मेरा यह था कि रीजनिंग में थोड़ा सर मैं ठीक हूँ शुरू से, क्योंकि थोड़ा लॉजिक वगैरह मैं अच्छे से लगा लेता हूँ। तो मेरा डेली था कि मैं 100 क्वेश्चन डेली मुझे लगाना है, और जिस टॉपिक में पर्टिकुलर मुझे दिक्कत हुआ करती थी, मैं उसी टॉपिक के 10-20-50 क्वेश्चन लगा लेता था, तो मेरा ठीक हो जाता था। तो मेरी रीजनिंग मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। जीएस मेरा वीक रहा है सर शुरू से जीएस मेरा वीक रहा है, और जीएस मैंने ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है सर, इस वजह से मेरा वीक रहा है, क्योंकि मैं ज़्यादा समय उसको दिया नहीं। कारण यही रहा है मेन, जो मेरा रीज़न रहा जीएस कमज़ोर रहने का। और अभी भी मैं थोड़ा वीक हूँ जीएस में। तो जीएस में क्या सर, थोड़ा बहुत ट्यूशन मैंने पढ़ा है और कुछ क्वेश्चंस लगाए हैं। बाकी मैं यूट्यूब पे कुछ वीडियोस वगैरह देख लेता था स्टैटिक का, या तो करंट का कुछ क्वेश्चन आते थे ना सर 6 घंटे एग्जाम के पहले, तो वही सब मैं थोड़ा थोड़ा देख लेता था। तो मेरे ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आते थे जीएस में, और अभी तक नहीं आए, इस पे भी ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं जीएस में। तो वो मेरा वीकनेस रहा। बाकी मैं रीजनिंग में था मेरा कि मैं डेली 100 क्वेश्चन लगाना है, और मैथ्स में भी मेरा ये था कि 100 क्वेश्चन डेली लगाना है, चैप्टर वाइज लगाता था मैं। चैप्टर वाइज लगाने का फ़ायदा ये होता है कि हाँ, लगता है कि आप अगर ज्योमेट्री के 400-500 क्वेश्चन लगा लिए, तो लगता है कि हाँ आपने कुछ लगाया, ज्योमेट्री आपको आ रही है। तो ये इस वजह से मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाता था मैथ्स में। और इंग्लिश में पढ़ता था, सर जो बताते सर का कोट नोट्स को रिविजन करता था। बाकी जो है रीडिंग करना, वोकैब तैयार करना डेली मेरा चलता था। मैं पढ़ने में ज़्यादा अच्छा नहीं रहा हूँ शुरू से, लेकिन मेरा ये था कि सर जो बताते थे जितना घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है कैसे भी करके। उतना कंसिस्टेंट नहीं रह पाया मैं शुरू में, लेकिन फिर भी जितना समय मिलता था पढ़ता रहता था। और ये सब रहा सर। बहुत सारी दिक्कतें भी आई शुरुआत में, जब तैयारी करने यहाँ पे आया तो, क्योंकि साल शुरुआत में सर 1-2 साल जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो हताश हो गए थे। इलाहाबाद छोड़ के मैं कहीं चला भी गया था प्राइवेट जॉब के लिए। लेकिन फिर सर उस समय सर से मुलाकात मेरी उतनी, मतलब थोड़ा बहुत हुआ था, ज़्यादा मैं उतना सर के कांटेक्ट में नहीं आया था। थोड़ा जानता था मैं, हाँ सर हाँ पढ़ाते हैं यहाँ पे। तो फिर जाने के बाद फिर जहाँ मैं गया वहाँ पर भी मुझे जॉब उतनी अच्छी नहीं मिली, तो फिर मुझे वापस आना पड़ा। और ये मेरे घर वालों को भी बात अभी तक उतनी तरीके से नहीं पता है ये पता चलेगा इस इंटरव्यू देखने के बाद कि मैंने किसी बताया नहीं था। तो मैं सर के पास लौट के वहाँ से आया, मेरे एक मित्र थे अपू जी, उनके द्वारा मैं सर के कांटेक्ट में आया। फिर उसके बाद और हमारे मित्र हैं रवि जी, अनिल जी, अर्जुन जी वगैरह, तो सब मेरे साथ में बहुत अच्छे लोग रहे। तो सर के पास में आया, तो सर के पास में पढ़ते पढ़ते मुझे पता चला एसएससी एग्ज़ाम क्या होता है, एसएससी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी मुझे मिली। फिर मैं धीरे धीरे तैयारी करना शुरू किया। शुरू में मेरा यही था सर, इंग्लिश पढ़ने के लिए सर के पास में इसलिए आया था कि मैं इंग्लिश सीख लूँगा तो मैं किसी भी कंपनी में जाऊँगा प्राइवेट जॉब करने, तो मुझे ठीक ठाक पैसा मिलेगा। सर मेरा मकसद शुरू में यही था। और मैं नौकरी के लिए मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं नौकरी लूँगा, सीजल वगैरह क्या होगा, ये सब कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं था। सिर्फ यही था कि इंग्लिश सीखना है, किसी प्राइवेट कंपनी में जाएंगे, थोड़ा पैसा ठीक मिलेगा। क्योंकि गांव में मैंने ये सुना था कि आप इंग्लिश सीख लेंगे, कंप्यूटर सीख लेंगे, इसलिए मैं कंप्यूटर भी सीख लिया सर, CCC DC वगैरह कर लिया शुरू में आकर के, कि कहीं प्राइवेट कंपनी में जाऊँगा तो थोड़ा पैसा ठीक ठाक मिलेगा। बस यही मेरा शुरू भी था। लेकिन जब सर के गाइडेंस में आया तो धीरे धीरे सर जो है रहते रहते साथ में सर की बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ मैं। और मेरे जो साथ में मेरे मित्र वगैरह थे वो सब भी एसएससी की तैयारी करते थे, तो साथ में रहते वो मेरा माहौल बहुत अच्छा रहा। मेरे साथ मेरे सब सीनियर लोग थे, वो काफ़ी मुझे गाइड किए शुरू से, जब से मैं यहाँ पे उन लोगों के साथ में रहा। और ये बहुत ढेर सारा श्रेय जाता है उन लोगों का, हमारे मित्रों का और सर का। क्योंकि वो लोग ना होते तो शायद मैं सोचता भी नहीं एसएससी क्या होता है, एग्ज़ाम में कभी निकालता। क्योंकि गांव में सर 2-4 लोग ऐसे ही तैयारी करने वाले थे इधर उधर, मतलब गांव के नहीं अगल बगल वाले, तो लोग बोलते थे इंटरनेशनल तैयारी है, क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें सिलेक्शन किसी का हुआ नहीं था। वो लोग कहते थे कि इसमें तैयारी करते रहो 8-10 साल, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है। तो मेरे दिमाग में था नहीं एसएससी नहीं करना है, कुछ कर लेंगे स्टेट में, कुछ ऐसा कर लेंगे। लेकिन जब सर के पास में आए तो हमारे साथ में जैसे कि काफ़ी सारे मित्र हैं जिनका सिलेक्शन हुआ कोचिंग में, साथ में पढ़ते थे, तो धीरे धीरे फिर कॉन्फिडेंस आता गया कि नहीं मैं कर लूँगा। फिर जो कोविड के बाद सर फिर मैं थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करना शुरू किया। तो सर कई सारे एग्ज़ाम्स निकले बट सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन ये था कि हाँ, जब एग्ज़ाम निकलना शुरू हो गया, निकलना शुरू हो गया, लगता था हाँ कहीं ना कहीं हो जाएगा। मेरे पिताजी बहुत सपोर्ट किए शुरू से ही, बाहर एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं पुणे में, लेकिन वो शुरू से जो है बहुत ज़्यादा मुझे मतलब कि मेरे आइडियल हैं वो,
उनकी बातें मुझे बहुत प्रभावित करती हैं। जैसे सर श्रीकांत सर यहाँ पे हैं, आप हैं सर, जो भी यहाँ पे से टीचर्स वगैरह हैं, वैसे पिताजी मतलब बहुत ही ज़्यादा उनकी बातों से बहुत ज़्यादा मैं प्रभावित होता हूँ। और ये बहुत सारे लोगों का मतलब श्रेय रहा। मैं तो यही मानता हूँ कि मेरे सिलेक्शन के पीछे बहुत सारे लोगों का जो है श्रेय रहा। और बाकी जो है पढ़ाई में बच्चों को मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग जो है कंसिस्टेंट रहिए। कंसिस्टेंट रहने पे ही सिलेक्शन मिलता है। एसएससी में सर ऐसे बताते हैं, आप बहुत तेज़ हैं, अगर नहीं भी हैं तो कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ आप कंसिस्टेंट रहिए, लगातार आप पढ़िए 8 घंटे, आप सिलेक्शन ले लेंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, आपको डेली कुछ काम करना है, क्वेश्चन लगाने 100 क्वेश्चन मैथ्स के, रीजनिंग के 100 क्वेश्चन लगाइए, जीएस में आप पढ़िए, रिवीजन करिए जो भी सर पढ़ाएं आपको, बाकी आप इंग्लिश पढ़िए। तो आप अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया, जो मुझे कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब मुझे मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कोई भी ले सकता है सर। मैं अगर मेरा सिलेक्शन होगा तो किसी का भी हो सकता है, बस वो पढ़ने में थोड़ा सा ठीक हो, बस थोड़ा सा लगनशील हो बस तो वो कर सकता है सर, ये मानता हूँ। और आप बाकी गाइडेंस करेंगे। सब्जेक्ट वाइज जो मेरी स्ट्रेटजी थी जीएस मेरा अच्छा था, क्योंकि मैं सिविल की तैयारी कर रहा था। तो इसलिए मैंने जब एसएससी डिसाइड किया, 9 अक्टूबर में फॉर्म आए, उसके बाद मैंने डिसाइड किया, तो मैंने जीएस बिल्कुल छोड़ दिया पढ़ना, क्योंकि पहले से पता था जीएस अच्छा है, इसमें अच्छा कर ले जाऊंगा। और मैथ और रीजनिंग की बैकग्राउंड ठीक, मैथ की बैकग्राउंड ठीक थी तो रीजनिंग ऑटोमेटिक अच्छी हुई। तो मैथ भी मैंने प्रैक्टिस करता रहा, और उसके लिए मैंने टेक्स्ट बुक का टेस्ट ज्वाइन किया, लेकिन बैच कहीं से नहीं लिया, किसी टीचर से नहीं लिया। इंग्लिश सिर्फ श्रीकांत सर से लिया, वो भी प्रीलिम्स के बाद, प्रीलिम्स के पहले प्रीलिम्स में नहीं लिया। तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी यही रही। और जब मेंस प्रीलिम्स हो गया तो मैंने मेंस के लिए प्रैक्टिस बैच लिया गगन प्रताप सर का, और इंग्लिश के लिए मैंने श्रीकांत सर का लिया। जीएस की पहले से अच्छी थी, और रीजनिंग में सिर्फ प्रैक्टिस। और बस जो दोनों बैच थे इंग्लिश और मैथ के, उसकी पढ़ाई करता था और प्रैक्टिस करता था टेक्स्ट बुक से। यही स्ट्रेटजी रही पूरे मेंस भर, और यही सबसे अच्छा हुआ। और कंप्यूटर के लिए हमारे टीचर यही थे इन्होंने ही हम लोगों को कंप्यूटर पढ़ाया, और इन्हीं के भरोसे कंप्यूटर भी अच्छा हो गया। और टाइपिंग की प्रैक्टिस, क्योंकि अब तो टाइपिंग भी एग्ज़ाम के दिन ही होती है, वो उसी दिन होती है, तो उसकी भी प्रैक्टिस साथ साथ चलती रहती थी। और हम लोग टाइपिंग मोबाइल पे ही किए हैं, कीबोर्ड अटैच करके। अब तो ये भी नहीं रहा कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, आप ओटीजी केबल लगा करके कीबोर्ड अटैच करके आप कर सकते हैं। और उसके लिए टाइपिंग बाबा या और सारे वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि विनय जी ने कहा, राजजीव ने कहा कि आपकी जो संगत है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है आपकी तैयारी में। ये सच में बहुत ज़रूरी होती है। आप अगर आपके फ्रेंड सर्किल अच्छी है, या और भी जिस लाज में रह रहे हैं वहाँ ग्रुप अच्छा है, तो फिर ये बहुत बहुत हेल्प करता है आपके सिलेक्शन में। सर यहाँ मैं आया तो यहाँ मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं बन पाए, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन गांव से ही किया था, यूनिवर्सिटी गया नहीं। तो इसकी वजह, लेकिन जो भी दोस्त बने कोचिंग में, मेरे 2-3-4 यहाँ जो दोस्त बने सब बहुत बढ़िया थे, बहुत सपोर्टिव थे, और उसकी वजह वो भी मेरी सफलता में एक बड़ा भूमिका रहा। और दूसरा सर फैमिली का सपोर्ट, और प्लस एक दिक्कत होती है जो आजकल ट्रेंडिंग में है, ताना मारने वाला रिश्तेदारों का, वो नहीं रहा हमारे साथ हमारे सारे रिलेटिव भी बहुत सपोर्टिव में रहे जिस तरीके से। तो मतलब पूरा सपोर्टिव माहौल रहा, और सब मिला करके ही सिलेक्शन हो पाया। तो जैसा कि उन्नीस ने कहा कि कंप्यूटर मेरा सब्जेक्ट रहा है बीएससी में, तो इस वजह से थोड़ा अच्छा रहा है कंप्यूटर, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और जैसा विनय ने बताया अपना कि वो कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है, और इंग्लिश वो सिर्फ सीखने के मकसद से आए थे, उन्हें वो सिलेक्शन के मकसद से नहीं आए थे। तो एक डायलॉग आपने सुना होगा, 3 इडियट्स मूवी बहुत ही इंस्पिरेशनल मूवी है, आप देख लेंगे, आप लोग एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन उसका मैसेज जो होता है वो आप लोग कभी कभी मिस कर जाते हैं। तो वो मैसेज बेसिकली आप इनकी स्टोरी से समझ सकते हैं कि आप काबिल बनिए, कामयाबी अपने आप आ जाएगी। तो विनय सिर्फ काबिल बनने के लिए आए थे, किस लिए कि ताकि उनको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी अगर इंग्लिश आ जाएगी। वो इंग्लिश के लिए काबिल होना चाहते थे कि हम काबिल हैं। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंस है। अगर इंग्लिश को आप एज ए सब्जेक्ट न देखें, जैसा कि पहले भी कहा गया है, क्योंकि आप गुजरात में रह जाएंगे तो कुछ दिन आपको गुजराती है। मुझे गुजराती आती है क्योंकि मैं 10 साल अपने ज़िंदगी का पहला 10 साल जो है मैंने गुजरात में बिताया, मेरा जन्म गुजरात में हुआ है, तो मुझे गुजराती भी आती है। लेकिन मैंने कभी गुजराती सीखी नहीं है किसी कोचिंग में जाके, क्योंकि मैं उस माहौल में रहा हूँ, इसलिए मुझे गुजराती आते हैं। तो आप ऐसे जब इंग्लिश के माहौल में रहना सीखेंगे, इंग्लिश के माहौल में रहेंगे, तो इंग्लिश अपने आप आएगी।
इंग्लैंड यूएस में रहने वाले लोग कभी इंग्लिश की कोचिंग करने नहीं जाते हैं, उनको अपने आप इंग्लिश वो आ जाती है। आपने हिंदी की कभी कोचिंग करने नहीं गए होंगे कि आपको हिंदी आ जाए, बोलना आ जाए। तो ये माहौल की बात होती है। इंग्लिश कोई टफ चीज़ नहीं है, आप इस चीज़ को माइंड से पहले की बात निकाल दीजिए। मैथ सीखने वाली चीज़ होती है, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट होता है, उसमें आपको गिनती आनी चाहिए, पहाड़े आने चाहिए। तो वो एक कोई लैंग्वेज नहीं है, मैथ कोई लैंग्वेज नहीं है। जो जितने भी जो लैंग्वेज चीज़ें होती है वो आपको माहौल में रह के आती हैं, वो सीखने से नहीं मतलब उसका कोचिंग करने या वो और सब चीज़ें करने से नहीं आती है। जो मेरी जर्नी रही है सब्जेक्ट वाइज, तो मैं बात करूँ तो जब मैं ग्रेजुएशन में था तो मेरे साथ एक भैया रहते थे, उनका सीजीएल में सिलेक्शन हो गया था 2015 के बैच में। तो वो सेल्फ स्टडी से उस टाइम इतना स्कोप नहीं था, मतलब बीटेक या आईआईटी के लड़के नहीं आते थे, तो और पेपर भी इस तरीके से नहीं सेट किया जाता था, इतना टफ नहीं रहता था। तो वो सेल्फ स्टडी से अपना कर ले गए, तो वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भी आया था कि मैं सेल्फ स्टडी से कर ले जाऊँगा। तो 16 ग्रेजुएशन के बाद 17-18 मैंने मेंस दिया था, सेल्फ स्टडी से ही दिया था। 17 का मेंस दिया, 18 का दिया, 19 का मेरा प्री नहीं निकला था। तो उस टाइम मेरे आंखों से आंसू भी आए थे, भैया से बात भी हुई थी, रोया भी था मैं। और उसके बाद 2020 का भी मेंस दिया। इस बीच एक इंसिडेंट मेरे साथ ये हुआ कोरोना में घर जाने के बाद कि मुझे एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो गई। एपिलेप्सी को अगर हिंदी में बोला जाए तो मिर्गी की प्रॉब्लम हो गई थी। तो वो इशू होने के बाद मुझे कम से कम आज भी उस चीज़ की दवा चल रही है मेरी, मैं सुबह शाम मुझे टैबलेट खाने होते हैं। तो उस चीज़ के होने के बाद मुझे तकरीबन 6 महीने मुझे एज ए एनर्जेटिक होने में टाइम लगा, क्योंकि आप जब आपका ब्रेन एक तरीके से निचोड़ देता है। मिर्गी अगर आपको बीमारी हो जाती है, आपको खुदा न खास्ता कभी किसी को हो, तो आपका सारा सिस्टम ब्रेन से चलता है और इतनी आपकी एनर्जी लॉस हो जाती है। मैं बताऊं, मुझे शुरू के 1-1.25 महीने तक मुझे कुछ भी करने को मना किया गया था। और उसके बाद अगर मैं एक ओवर भी, क्योंकि क्रिकेट सब खेलते हैं, एक ओवर भी क्रिकेट अगर मैंने खेल लिया, एक ओवर बैटिंग कर ली, तो मैं खड़े होने की हालत में नहीं रहता था। ये मेरी हालत थी। तो 6-7 महीने मुझे एनर्जी रिकवर करने में लगा। और जो माइंड का जो मेमोरी होती है, मेमोरी पे भी उसका असर बहुत जाता है। तो वो भी असर हुआ मेरे माइंड पे, और फिर धीरे धीरे रिकवर हुआ। 20 का, उसके बावजूद मैंने 20 का मेंस दिया, 21 का मेंस दिया, 22 का भी मेंस दिया। मेंस मैं हमेशा देता रहा, बस वही है कि कभी 5 नंबर, कभी 10 नंबर, ऐसे रुकता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी है अभी, इसलिए अभी CHSL ही क्वालिफाइड हुआ हूँ। मैं भी गॉड ग्रेस फॉर, अगर रहा, भगवान की कृपा रही और मेरी मेहनत जो है अगर वो अच्छी रही, तो इस बार सीजल 23 भी मैं अच्छा पोस्ट लेकर मैं डेफिनेटली आपके सामने यहीं पे बैठा मिलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और आप सब ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है हमारे दर्शकों को। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, ये जान के बड़ी खुशी होगी कि इन सब ने निरंतर प्रयास से उस चीज़ को हासिल किया जो ये शायद सोचे भी नहीं थे या चाहते थे, है ना। मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको आप भली भांति समझ सकते हैं। बट इसके साथ ही साथ आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी, है ना। लगातार निरंतर प्रयास में लगे रहना, ठीक है, अथक परिश्रम करते रहना, ठीक है। और वो आपको करेक्ट मेंटरशिप में ही पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। अगर आप करेक्ट गाइडेंस में हैं तो रिज़ल्ट आपके सामने आ ही जाता है, ठीक है। आग की जो तत्व है, अगर उसमें आग में आप कुछ भी डालेंगे वो जलाएगी ही, ठीक है। ठीक उसी तरह से श्रीकांत सर के यहाँ आए थे पढ़ने, विनय इंग्लिश केवल पढ़ने आए थे और आज सेलेक्ट हो गए। कुछ करना चाहते थे कुछ और, मगर वो जो उसका तत्व था ना, वो मिला उनको रिज़ल्ट सही ही, ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आए, और हम आशा करेंगे कि आप और आगे बढ़ें, इससे भी अच्छे पद को ग्रहण करें और समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने इष्ट मित्रों के लिए और सबके लिए एक प्रेरणादायक बने, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार।